गुड इवनिंग, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर। दोस्तों, कल हमने जो टॉपिक किया था वो किया था पल्लव वंश के बारे में। हम जो दक्षिण भारत के जो भी वंश थे, दक्षिण भारत के वंशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और उनके अंदर जो हमने कल पल्लव वंश के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। और आज जो वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं वो वंश है राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल यानी करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। करियर CARER करियर, CLASSESS क्लासेज OFFICIAL ऑफिशियल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लुसेंट का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लुसेंट को जो है गहराई से उसे पूर्ण करवाने वाला हूं, यानी हम संपूर्ण करेंगे। और दोस्तों, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के अंदर लुसेंट के अंदर से जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो गहराई से हमें लुसेंट का अध्ययन करते जाना है। तो आज का टॉपिक जो है वो है राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश की आज शुरुआत करते हैं आज अपने मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं पहले। तो मोटिवेशन कोड है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, यानी राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो कल हमने अध्ययन कर लिया था, कौन सा वंश पढ़ा था कल? तो पल्लव वंश कल हमने पढ़ लिया था। और पल्लव वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन से थे? तो अपराजित वर्मन मैंने आपको अंतिम शासक बताया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक मैंने कल आपको कौन सा बताया था? तो अपराजित वर्मन जो थे वो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। और दोस्तों, संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक मैंने आपको बताया कि सिंह विष्णु क्या थे? संस्थापक थे। और अंतिम जो थे वो थे अपराजित वर्मन। तो ध्यान में रखना है। और राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु क्या थी? राजधानी थी पल्लव वंश की। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो आज का अपना टॉपिक है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रकूट वंश कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रकूट वंश कहां पर है? महाराष्ट्र में। और बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे? पूछा जाता है संस्थापक के बारे में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक है, तो दोस्तों संस्थापक थे दंती दुर्ग। संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, ये संस्थापक थे। और दोस्तों, बात करें राष्ट्रकूट जो वंश था इनकी राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी मिलती है मानकिर। मनकिर भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है। मनकिर या मानकिर या क्या बोला जाता है? मान्यखेत। या कौन सी थी? मनकिर, मानकिर या मान्यखेत जो थी ये क्या थी? ये इनकी राजधानी थी, ध्यान में रखना है। मनकिर या मानकिर क्या थी? राजधानी थी। मनकिर या मान्यखेत, ये इनकी राजधानियां थी, ध्यान में रखना है। मनकिर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान्यखेत आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये राजधानियां कहां पर थी? तो ध्यान में रखना है, राजधानियां थी सोलापुर। कहां पर थी? सोलापुर। और सोलापुर कहां पर है? तो दोस्तों, सोलापुर है महाराष्ट्र के अंदर। MH लगा देता हूं, महाराष्ट्र। सोलापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। संस्थापक दंती दुर्ग,
राष्ट्रकूट वंश कहाँ का वंश था? महाराष्ट्र। राजधानी मनकिर या मान्यखेत का प्रति सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर क्या थी? राजधानी थी। और दोस्तों बात करें तो राष्ट्रकूट जो वंश थे इनके अंदर एक उज्जैनी क्षेत्र पर इन्होंने एक यज्ञ करवाया था। ध्यान में रखना है, क्या करवाया था? एक क्षेत्र पड़ता है उज्जैनी। किसने करवाया था? उज्जैनी। ये एक क्षेत्र है उज्जैनी, और उज्जैनी के अंदर एक यज्ञ करवाया गया था जिसका नाम क्या था? उज्जैनी के अंदर यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ। तो ये यज्ञ करवाया गया था। और हिरण्यगर्भ यज्ञ यानी ये महादान भी बोला जाता है इसे, महादान। हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है इन्हें महादान के नाम से भी जाना जाता है। और ये यज्ञ राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में रखना है, उज्जैनी जो क्षेत्र था उज्जैनी के अंदर यज्ञ करवाया गया था हिरण्यगर्भ के नाम से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के बाद में जो शासन आते हैं, जो शासक थे, जो गद्दी पर बैठते हैं, उनका नाम था कृष्ण फर्स्ट। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट जो शासक है उनके बारे में भी हमें अध्ययन करने वाले हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षाओं के अंदर पीछे पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं वो ही शासक हम करेंगे। उसके अलावा जो भी शासक आए हैं उनका अध्ययन हम नहीं करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट शासक है परीक्षा की दृष्टि से, जिनके अंदर से क्वेश्चन बनकर आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो शासन हम करने वाले हैं। तो आगे जो शासक आया था वो था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट इन्होंने क्या किया था? जो एलोरा का कैलाश मंदिर था, क्या था? एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों बात करें, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण तो करवाया था, लेकिन दोस्तों जो एलोरा या एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलोरा या एलिफेंटा की गुफाएं, इनका भी निर्माण किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था। तो ध्यान में रखना है, एलोरा या जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, इनकी कुल संख्या थी 34। एलोरा या एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इनकी कुल संख्या कितनी थी? 34 इनकी संख्या थी। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, इसका निर्माण करवाया था। ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें 34 है तो 1 से लेकर जो 12 मंदिर है, यानी 1 से जो 12 जो गुफाएं थी ये किससे संबंधित थी? तो बौद्ध धर्म से। ध्यान में रखना है, किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और दोस्तों आगे जो 13 और 13 से जो 29 है, 13 से जो 29 है ये किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये संबंधित थी हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से, ये हिंदू धर्म से संबंधित थी। और 1 से 12 जो थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी जो शैव धर्म है ये धर्म जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। शैव धर्म है, वैष्णव धर्म जो है ये कौन से के अंतर्गत आते हैं? तो शैव हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो 1 से 12 जो गुफाएं थी एलिफेंटा या एलोरा की वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और 13 से जो 29 थी वो किससे संबंधित थी? तो हिंदू धर्म से संबंधित थी। और आगे जो बची हुई है, आगे जो बची हुई थी कौन सी? 30 से 34 तक, 30 से 34 ये किससे संबंधित थी? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, ये संबंधित थी जैन धर्म से। ये किससे संबंधित थी? जैन धर्म से संबंधित थी। तो ये इतनी जानकारी जो कृष्ण के बारे में मैंने बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आई है, तो ध्यान में रखना है। और दोस्तों
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। एलोरा या एलिफेंटा की गुफाएं, इनकी संख्या कितनी बताई है? 34। 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से जो 29 है ये हिंदू धर्म की है, और 30 से 34 है जैन धर्म की है। और दोस्तों इसमें जो गुफा नंबर है 10 नंबर जो गुफा है ये किससे संबंधित है? तो इस गुफा को दोस्तों ध्यान में रखना है। 10 नंबर गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे विश्वकर्मा, 10 नंबर जो गुफा है इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विश्वकर्मा गुफा के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण प्रथम 1 से यानी जो 12 जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म से, लेकिन जो 10वें नंबर की गुफा है उस गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के यानी हमने जो संस्थापक थे दंती दुर्ग, उसके बाद जो शासक आए थे यानी कृष्ण प्रथम, तो कृष्ण प्रथम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों इसके बाद जो शासक आए थे, इसके बाद जो भी शासक आए थे उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम मिलता है ध्रुव। उनका नाम क्या था? तो दोस्तों आगे जो शासक आए थे उनका नाम था ध्रुव। और बात करें ध्रुव के बारे में, तो ये जो शासक आए थे, नेक्स्ट जो शासक थे, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूं। जो शासक आए थे तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है। ध्रुव जो नेक्स्ट शासक थे। और दोस्तों इनका उपनाम क्या मिलता है? सॉरी, उपनाम मिलता है धारावर्ष। उपनाम क्या मिलता है? धारावर्ष, ध्यान में रखना है। ध्रुव का उपनाम क्या मिलता है? तो दोस्तों ध्रुव का उपनाम मिलता है धारावर्ष, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है इधर की साइड में, यानी जो अपना इंडिया था, इस प्रकार से जो दक्षिण भारत था अपना, तो दोस्तों जो दक्षिण भारत था, दक्षिणी भारत के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि एक था पाल वंश, यहां पे निवास कौन सा वंश था? तो यहां पे था पाल वंश। पाल वंश। और पाल वंश के बाद यहां पे कर्नाटक के अंदर कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, एक था गुर्जर प्रतिहार वंश, ये था पाल वंश। और यहाँ पे था गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ पे कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और यहाँ पे कौन सा था? पाल वंश। और पाल वंश का शासक कौन था? तो ध्यान में रखना है धर्मपाल। पाल वंश का शासक था धर्मपाल। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके शासक कौन थे? तो वत्सराज। इनके शासक जो थे वो थे वत्सराज, ध्यान में रखना है। तो ये अपना जो दक्षिणी भारत था, दक्षिणी भारत के अंदर है पालवंश, और पालवंश के शासक थे धर्मपाल। और एक था गुर्जर प्रतिहार वंश है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? तो वत्सराज, ये शासक थे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया एक क्षेत्र पड़ता है कन्नौज। यहाँ पे क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र था कन्नौज। और बात करें तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कौन सा? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सा हुआ था? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, कन्नौज का त्रिपक्षीय क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये किस किस के मध्य हुआ था? तो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये इन तीन जो वंश थे, कौन कौन सा? एक हो गया राष्ट्रकूट वंश, एक था पाल वंश और एक था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ध्यान में रखना है कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो एक थे राष्ट्रकूट वंश, दूसरा था पाल वंश,
राष्ट्रकूट वंश, एक था पाल वंश, और तीसरा कौन सा था? तो दोस्तों तीसरा था गुर्जर प्रतिहार। तीसरा जो वंश था वो था गुर्जर प्रतिहार। यानी जो कन्नौज का त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य हुआ था। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश यानी जो कन्नौज है, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा कौन सा जो वंश था जिनके मध्य हुआ था? तो ध्यान में रखना है, तो कन्नौज का पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के मध्य क्या हुआ था? कन्नौज का त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि ये इतनी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई है। यानी ध्रुव के बारे में हमें ये इतनी ही जानकारी मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे का जो शासक है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनके बाद ध्रुव के बाद जो शासक आए थे, यानी हमने कितने शासक पढ़ लिए हैं? 3 शासक पढ़ लिए। पहला कौन सा था? पहला शासक जो था वो था दंतीदुर्ग। पहला शासक था दंतीदुर्ग। और दंतीदुर्ग के बाद हमने पढ़ा है कौन सा? कृष्ण प्रथम। दंतीदुर्ग के बाद हमने पढ़ा है कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम के बाद हमने कौन सा पढ़ा है? ध्रुव। तो 3 शासक हमने पढ़ लिए। और आगे जो शासक आए थे उनके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो इनके बाद जो राष्ट्रकूट वंश के अंदर जो शासक आए थे उनका नाम क्या मिलता है? तो दोस्तों उनका नाम था अमोघ वर्ष। क्या नाम था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। ये जो शासक आए थे ध्यान में रखना है कौन से थे? अमोघ वर्ष। और दोस्तों अमोघ वर्ष जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, ध्यान में रखना है। किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। पूछा जाता है कि अमोघ वर्ष जो है ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों बात करें तो अमोघ वर्ष की पुस्तकें भी मिलती है, यानी इनकी बुकें भी मिलती है। उन बुकों का नाम क्या है? जो बुकें मिलती है उन बुकों का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, इनकी एक बुक मिलती है कवि राजमार्ग। इनकी एक बुक मिलती है कवि राजमार्ग। एक बुक का नाम है कवि राजमार्ग। और दोस्तों आगे जो एक और बुक मिलती है उसका नाम था प्रश्नोत्तर मल्लिका। क्या नाम था? प्रश्नोत्तर मल्लिका, यानी प्रश्न और उत्तर की मल्लिका, प्रश्नोत्तर मल्लिका। ये इनकी 2 बुकें मिलती है। और दोस्तों जो प्रश्नोत्तर मल्लिका जो बुक है ये कौन सी भाषा के अंदर थी? तो कन्नड़ भाषा में थी। ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में थी? तो कन्नड़ भाषा में थी। कौन सी बुक थी? तो अमोघ वर्ष की जो बुक थी प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये कौन सी कन्नड़ भाषा के अंदर थी? 2 बुकें थी, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है ये कन्नड़ भाषा में थी। और दोस्तों बात करें इनके दरबार के अंदर एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या है? किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अमोघ वर्ष के दरबार के अंदर एक दरबारी कवि थे जिनका नाम है जिनसेन। क्या नाम मिलता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है जिनसेन। ये दरबारी कवि थे। और दोस्तों जिनसेन जो है, जिनसेन इनकी जो बुक थी जिनसेन, और जिनसेन की बुक कौन सी थी? इनके दरबार में 2 कवि थे और दोनों में आपको बताऊंगा कि दूसरे कवि कौन थे। एक थे जिनसेन, तो मैं इसे छोटा करके लिख देता हूं। कवि कौन से थे? तो दोस्तों जिनसेन। और जिनसेन की जो बुक थी, जिनसेन की जो बुक थी
उस बुक का क्या नाम था? तो आदि पुराण जो बुक थी ना वो किसकी थी? जिनसेन की। कौन सी बुक थी? आदि पुराण। आदि पुराण ये जो बुक थी ये किसकी थी? जिनसेन की बुक थी, ध्यान में रखना है। दरबारी कवि, दो दरबारी कवि थे। कौन कौन से थे दो दरबारी कवि? तो एक तो था जिनसेन, और जिनसेन की बुक कौन सी थी? आदि पुराण। जिनसेन की बुक थी आदि पुराण। और दूसरे जो कवि थे वो थे महावीराचार्य। दूसरे कौन से थे? महावीराचार्य, ध्यान में रखना है। महावीराचार्य ये दो कवि हुए थे। और दोस्तों बात करें महावीराचार्य, इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी थी? तो दोस्तों गणित सार संग्रह, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह ये किसकी बुक थी? तो ध्यान में रखना है, गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, और जिनसेन की कौन सी थी? आदि पुराण। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो अमोघ वर्ष है इनके पास उपाधियां भी थी, ध्यान में रखना है। उपाधियां, तो अमोघ वर्ष के पास कौन कौन सी उपाधियां थी? उपाधि, तो इनके पास कौन कौन सी उपाधि थी? तो ध्यान में रखना है, इनके पास जो उपाधि थी वो उपाधियां थी अंगुलीदान। कौन कौन सी थी? एक थी अंगुलीदान, अंगुलीदान। दूसरी जो उपाधि थी वो थी जल समाधि। दो उपाधियां थी, एक थी अंगुलीदान और एक थी जल समाधि। और दोस्तों जल समाधि जो उपाधि है ये क्यों दी गई थी? जल समाधि जो उपाधि है ये अमोघ वर्ष को क्यों दी गई थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जल समाधि जो है यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने क्या किया था? प्राण। तुंगभद्रा नदी में जो नदी थी, नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी में क्या ली थी? समाधि ली थी, ध्यान में रखना। तुंगभद्रा नदी में समाधि ली थी। और नदी के अंदर पानी होता है, तो तुंगभद्रा नदी में क्या ली थी? समाधि ली थी, यानी प्राण जो है अपने त्यागे थे। इसलिए इन्हें जल समाधि की उपाधि दी गई। और इन्होंने अंगुली का क्या किया था? दान किया था, तो इसलिए इन्हें अंगुली दान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको अमोघ वर्ष के बारे में मिलती है। इनके बाद जो शासक आते हैं वो थे इंद्र तृतीय। इनके बाद जो शासक आए थे वो थे इंद्र तृतीय। और बात करें इंद्र तृतीय के बारे में, इनके बाद जो शासक आए थे उनका नाम है इंद्र तृतीय। और बात करें इंद्र तृतीय के बारे में, तो दोस्तों इंद्र तृतीय के दरबार में एक अरबी यात्री आया था, ध्यान में रखना है। अरबी यात्री आया। किन के दरबार में आया था? अरबी यात्री। जैसे फायान हो गया, हवेनसांग जैसे आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, हवेनसांग चीनी यात्री थे आए थे, उसी प्रकार इंद्र तृतीय के दरबार में एक अरबी यात्री आया था। और अरबी यात्री उसका नाम क्या मिलता है? अरबी यात्री का नाम क्या था? अलमसूदी। अरबी यात्री का नाम था अलमसूदी। ये इनके दरबार के अंदर आया था। और बात करें अलमसूदी के बारे में, तो दोस्तों अलमसूदी ने क्या कहा था? अलमसूदी ने क्या कहा था? तो जो राष्ट्रकूट वंश है, अलमसूदी ने कहा था, क्या कहा था? कि राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश पूरे भारत में राष्ट्रकूट वंश पूरे भारत में क्या है? सर्वश्रेष्ठ। तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों को पूरे भारत का क्या बताया था? सर्वश्रेष्ठ शासक। राष्ट्रकूट वंश पूरे भारत में क्या था? सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था। या इनके जो शासक थे, यानी शासक क्या थे? शासक सर्वश्रेष्ठ थे। शासकों को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया था, ध्यान में रखना है।
शासक सर्वश्रेष्ठ थे और राष्ट्रकूट वंश क्या था, पूरे भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो दोस्तों जो इंद्र तृतीय था, इनके दरबार में अरबी यात्री आया था अलमसुदी, इन्होंने क्या बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है ये क्या है, पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक है। तो ये किसने बताया था, तो दोस्तों ये बताया था अलमसुदी ने। अलमसुदी ने ये जानकारी दी थी। तो आपको अगर ये दोनों जो शासक है इनके बारे में पता चल गया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे जो शासक है उनका हमें अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हमने इंद्र तृतीय के बारे में पढ़ लिया और अमोघ वर्ष के बारे में भी हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। तो आगे जो शासक आए थे उनके बारे में जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। इनके बाद इंद्र तृतीय के बाद जो शासक आए थे वंश कौन सा चल रहा है, तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बाद इंद्र तृतीय के बाद जो शासक आए थे उनका नाम क्या मिलता है, कृष्ण तृतीय। क्या नाम था, कृष्ण तृतीय। इनके बाद जो शासक आए थे वो थे कृष्ण तृतीय। और दोस्तों कृष्ण तृतीय को अंतिम महान सम्राट क्या बोला जाता है, अंतिम महान सम्राट किस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था, तो कृष्ण जो तृतीय है ये राष्ट्रकूट वंश के क्या थे, अंतिम महान सम्राट थे। और दोस्तों कृष्ण तृतीय को उपाधि कौन कौन सी थी, इनके पास उपाधि पूछी जाती है। इनकी जो उपाधियां थी वो उपाधियां कौन कौन सी थी, तो ध्यान में रखना है। इनकी जो उपाधियां थी इन्हें अकाल वर्ष के नाम से जाना जाता है। उपाधि कौन सी थी, अकाल वर्ष। अकाल वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसे कांची, जो अकाल वर्ष है ये किस लिए दी गई थी, यानी इन्होंने जो कांची या तंजौर है, कौन सा, कांची या तंजौर का विजेता कहा जाता है। कांची या कौन सा, तंजौर। कांची या जो तंजौर है, कांची और यहां पे लगा देता हूं, कांची और तंजौर विजेता, यानी विजेता जो थे, कांची और तंजौर विजेता थे ये। और कांची और तंजौर जीतने के बाद इन्हें किस उपाधि से नवाजा गया, अकाल वर्ष की उपाधि से। तो ध्यान में रखना है, कांची और तंजौर जीतने के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि, अकाल वर्ष की उपाधि ग्रहण की थी। कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, अकाल वर्ष की उपाधि ग्रहण की थी। और इनके एक दरबारी कवि थे, कौन थे, दरबारी कवि, यानी लगभग सभी शासकों के दरबारी कवि थे। तो इनके एक दरबारी कवि थे और उनका नाम क्या था, उनका नाम मिलता है पौन। दरबारी कवि का नाम क्या मिलता है, तो ध्यान में रखना है, पौन। दरबारी कवि थे पौन। और पौन की बुक कौन सी थी, पौन की जो बुक थी, बुक का क्या नाम था, तो शांति पुराण। बुक का नाम मिलता है शांति पुराण, ये इनकी बुक थी शांति पुराण। और दोस्तों शांति पुराण कौन सी भाषा के अंदर थी, तो ध्यान में रखना है, शांति पुराण जो बुक थी ये इनकी कन्नड़ भाषा में थी। शांति पुराण कन्नड़ भाषा में थी। यानी कृष्ण तृतीय अंतिम महान सम्राट इन्हें बोला जाता है, राष्ट्रकूट वंश का। इन्हें उपाधि अकाल वर्ष की दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने कांची और तंजौर को जीता था और जीतने के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि, अकाल वर्ष की उपाधि ग्रहण की। इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या मिलता है, पौन। और पौन की जो बुक थी शांति पुराण और कन्नड़ भाषा के अंदर थी। ध्यान में रखना है, कन्नड़ भाषा के अंदर। और लास्ट जो शासक है, अंतिम जो शासक था वो कौन सा था, तो दोस्तों वो था करक द्वितीय। अंतिम जो शासक था उनका नाम है करक द्वितीय। करक द्वितीय ये इनके अंतिम शासक थे। तो यहां पे मैं
करक द्वितीय अंतिम शासक थे। और इनके बारे में क्या पता चलता है, यानी अंतिम शासक, यानी मैंने ये अंतिम महान शासक जो थे, सम्राट थे, वो तो कृष्ण तृतीय थे, लेकिन ये क्या थे, तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे, ये ध्यान में रखना है, अंतिम शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के कौन थे, करक द्वितीय। और दोस्तों जो करक द्वितीय है, इनको किसने हराया था, यानी इनको हराया था, मैंने कल आपको बताया था, चालुक्य, यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे, यहां पे मतलब मैं लिख देता हूं कि चालुक्य कौन थे, चालुक्य, और काके थे, कल्याणी के, कल्याणी के चालुक्य थे। और कल्याणी कहां पर है, केटी, यानी कर्नाटक, या के अन लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं कर्नाटक, कर्नाटक। कल्याणी के चालुक्य काके थे, कर्नाटक के। और यहां पे शासक किसका था, मैंने बताया था तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय यहाँ के क्या थे, शासक थे। और तेलप द्वितीय इसने क्या किया था, करक सेकंड को क्या किया, हराया था। इन्हें किसने हराया था, तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश जो थे, इनके शासक थे तेलप द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, करक द्वितीय को हराया था। और दोस्तों तेलक जो द्वितीय है, ये क्या है, संस्थापक, ये यानी जो चालुक्य है कल्याणी के, इनके क्या थे, संस्थापक भी थे, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने जो है राष्ट्रकूट के बारे में, राष्ट्रकूट जो वंश है, इसके बारे में गहराई से आज हमने अध्ययन किया है। आई होप कि आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इनके शासक कौन कौन से हुए थे। तो दोस्तों इनके जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, पहला था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के बाद में जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के बाद में मैंने बताया था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बाद जो शासक बने थे, वो बने थे ध्रुव। और ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के बाद जो शासक बने थे, वो बने थे इंद्र तृतीय। और इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय के बाद जो अंतिम शासक थे, वो थे करक द्वितीय। तो ये इतने जो राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, जिनके बारे में परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, और उनका आज हमने अच्छे से अध्ययन किया है। तो दोस्तों आज का जो बस आपको अच्छा लगा है, आज की वीडियो, आज का जो टॉपिक आपको अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आज की जो क्लास है अपनी, ये आपको कैसी लगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ, कल इसी समय शाम को 9 बजे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं कल इसी समय अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।